बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबरा नजम अज़ीज़ सेठी साहब, जो कि मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फुल फ्लैश चेयरमैन की हैसियत से अपने जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो संभालेंगे। और ये मैनेजमेंट कमेटी के सरबरा बनने के बाद नजम अज़ीज़ सेठी साहब का पहला बाकायदा इंटरव्यू है। बहुत शुक्रिया नजम अज़ीज़ सेठी साहब, हमें वक्त देने के लिए। आपका पहला बाकायदा इंटरव्यू हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात। सेठी साहब, आपके बारे में एक आम तासुर यही है और पाकिस्तान में लोग यही कहते हैं, और जो आपकी क्रिकेट बोर्ड के इंतहाई अहम रुकन शकील शेख साहब हैं, उन्होंने तो आपको फादर ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग कह दिया। लेकिन दर हकीकत एक और क्रेडिट जो आपको देना बनता है वो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ख़ास तौर पर ये जो फार एंड बिल्डिंग बनी हुई है, उसके अलावा पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जो आज आई है, उसके पीछे आपकी एफ़र्ट्स, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इस बारे में आप सबसे पहले जानना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर इस तनाजुर में ये जो एशिया कप की बात हो रही है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीमें आ गई हैं, अगर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही तो भारत का स्टांस समझ आता। अब ये जो भारत स्टांस ले रहा है कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो इस पर जो आपका ग्राउंड के ऊपर जो सिचुएशन है वो यही है कि जी सारी बड़ी टीमें पाकिस्तान आ रही हैं तो फिर हम तो बैक नहीं कर सकते। जी हाँ, सूरत हाल ये है कि हमने तो बड़ा अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया उनको कि अब सिक्योरिटी का इशू नहीं है। सारी दुनिया की टीम्स जो हैं वो आ गई हैं पाकिस्तान, उन्होंने खेल लिया है। कोई एशिया कप की जो टीम्स हैं सब ने आके यहाँ खेल लिया है, तो अब क्या सिक्योरिटी का तो इशू है नहीं। तो अगर कोई और इशू है तो हमें बताया जाए। तो ज़ाहिर है वो वाज़े तौर पर तो नहीं बताते, सिर्फ यही कहते हैं कि गवर्नमेंट की इजाज़त नहीं है। जब हम उनसे ये कहते हैं कि हमें कोई रिटर्न कोई ख़त दिखा दें या गवर्नमेंट का कोई डायरेक्टिव दिखा दें या कोई नोटिफिकेशन दिखा दें कि आपको इजाज़त नहीं है, तो कहते हैं नहीं हो तो ऐसी हम इसके ऊपर और बात नहीं करना चाहते, हम नहीं खेल सकते पाकिस्तान। तो अब फिर हमारा ये मौक़िफ़ था कि अगर आप पाकिस्तान में अब भी नहीं खेलेंगे तो फिर कब खेलेंगे। तो इसलिए फिर ये है कि आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि जो यार्ड स्टिक आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर हमें भी वही यार्ड स्टिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ भी पब्लिक ओपिनियन है, हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ भी मीडिया है। जो सलूक आप हमसे करेंगे फिर हमें भी वही सलूक करना पड़ेगा। आपने क्रिकेट को डैमेज कर रहे हैं इस तरीके से, फिर अगर और कोई डैमेज होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी हमारी नहीं होगी। तो मैं तो बड़े क्लियर वाज़े तौर पर उनको कह दिया है। एक मीटिंग नहीं, 3-4 मीटिंग्स हुई हैं। फॉर्मल मीटिंग भी हुई है, इनफॉर्मल मीटिंग भी हुई है। जय शाह साहब की भी हुई है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर भी हुई है। तो मैंने तो ये कह दिया कि जी 2 वेन्यूज़ होंगे। पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान में होंगे, इंडिया के जो मैचेस हैं वो आप न्यूट्रल वेन्यू पे कर दें। न्यूट्रल वेन्यू वो भी हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम होस्ट हैं। आप नहीं हमें कहेंगे फ़लानी जगह पे खेलना, आप कह सकते हैं मगर फ़ैसला हमारा है। और तीसरी बात ये कि इंडिया के मैचेस वहाँ होंगे। अगर आखिर में पाकिस्तान इंडिया का फ़ाइनल हो जाता है तो ठीक है, हम कंसीड करने के लिए तैयार हैं, वो फिर न्यूट्रल वेन्यू पे हो सकता है। मगर ये नहीं हो सकता कि सारे के सारा बोरी बिस्तरा उठा के अब फिर आ जाएं और जब इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा हो तो आप कहेंगे नहीं, आप हमें आपके इंडिया के अंदर आके खेलना है। तो ये इसलिए हमें ये बैलेंस रखना पड़ेगा। तो मैं तो अपनी पोजीशन वाज़े कर आया हूँ। वहाँ सारे लोगों का एक ही मौक़िफ़ था कि किसी तरीके के साथ एक ही जगह पे हो जाए। मगर जब मैंने ये बात कही उनसे तो फिर उनका एक ही मौक़िफ़ था कि ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान विड्रॉ कर जाए, तो फिर हमें कोई सलूशन ढूंढनी चाहिए। तो वो सलूशन हमने ये प्रपोज़ की है। अब उसके ऊपर वो थोड़ी बहुत अभी भी लेन देन हो रही है उसके ऊपर, और हम उनसे ये कह रहे हैं कि हमें फ़ैसला करके दें ताकि हम फिर आगे बात बढ़ाएं। नहीं खेलना तो नहीं खेलेंगे, खेलना है तो फिर हम अगला कदम उठाएँगे कि कहाँ खेलना है। एक जो इस वक्त इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है और जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह होगा तो जो रेवेन्यू है उसके अंदर से ही आप, चूँकि अगर पाकिस्तान में टूर्नामेंट होता है तो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स होंगी, यहाँ के होटल्स होंगे, लेकिन अगर आप किसी तीसरे मुल्क का इंतखाब करते हैं तो फिर इंटरनेशनल फ़्लाइट होंगी, वीज़े का ख़र्चा होगा, होटलिंग के अखराजात अलग हो जाएंगे, तो इसमें से पैसे कम हो जाएंगे। तो क्या ये काबिल कबूल होगा? देखिए, बात बड़ी सीधी सी है। ये सारी चीज़ें हमने वर्कआउट कर ली। मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, मगर इतने ज़्यादा ख़र्चे नहीं होंगे। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के पास पैसे हैं और उनका फ़र्ज़ है कि ये जो भी एक्स्ट्रा ख़र्चा होता है वो पूरा करें। अगर नहीं होगा तो फिर इंडिया पाकिस्तान के 2 मैचेस कम से कम 2 होते हैं, 3 भी हो सकते हैं अगर दोनों फाइनल में आ जाएं।
तो 80% रेवेन्यू जो है वो तो इंडिया पाकिस्तान से आती है। तो क्या अगर 100 रुपये लगने हैं एक वेन्यू पे खेलने में और 2 वेन्यू में खेलने में 120 रुपये लगने हैं, वो बेहतर है कि 120 रुपये लगा के और ये दोनों जगह पे खेल लिया जाए। और या ये कि फिर हम पाकिस्तान खेले ही ना, तो फिर हमारे बगैर के एशिया कप क्या होगा। तो वहाँ जो 100 रुपये बनने से वहाँ 20 रुपये बनेंगे, 80 रुपये तो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस के आते। तो हमने तो बड़े सारी होमवर्क किया हुआ है। जब मैं वहाँ गया था तो उन्होंने कहा जी कि कैसे होगा, शेड्यूल नहीं बनेगा, टाइम बहुत थोड़ा है। ये हम सब कुछ तैयार करके गए थे। हमने जाके वहाँ शेड्यूल भी प्रेजेंट कर लिया, ये मैचेस यहाँ होंगे, ये मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। लॉजिस्टिक्स के अरेंजमेंट्स जो हैं वो आप फिक्र ना करें, हमने वर्कआउट कर लिए। हमने तो हर डिटेल वर्कआउट किया है। अब सिर्फ मुंतज़र है कि जी आप फैसला करें। हम अगर आपने 2 वेन्यूज़ में कराना है तो ग्रीन लाइट दें, नहीं कराना तो हमारी तरफ से रेड लाइट है कि हम नहीं खेलें। तो आप अपनी होस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, होस्ट पोजीशन को। और दूसरा मेरा इंपॉर्टेंट सवाल ये कि वो तीसरा मुल्क कौन सा होगा जो इंडिया के मैच के लिए आपने डिसाइड किया? देखिए 2 सवाल है ना। एक तो ये कि हम होस्ट हैं, हमें ये भी कहा गया कि आज इंडिया और पाकिस्तान के तल्लुकात अच्छे नहीं हैं, 2 साल के बाद शायद ये मसले हल हो जाए और हम एक दूसरे के मुल्क में आके खेल सकें। तो इसलिए इस साल जो आपको होस्टिंग राइट्स मिली हैं आप स्वैप कर लें। आप बांग्लादेश को दे दें या श्रीलंका को दे दें या किसी और मुल्क को दे दें, और उनकी जो होस्टिंग राइट्स जब आएंगी 2 साल के बाद तो वो आप ले लें। तो मतलब है अपना राइट जो है इस दफ़ा छोड़ दें ताकि किसी और मुल्क में हो जाए ये, ताकि मसला ना बने। और आप जब खेलना आएंगे, जब आपकी बारी आएगी 2 साल के बाद, तो फिर उस वक्त तक शायद हालात बेहतर हो जाए। तो हमने इसको भी मुस्तरद कर दिया। हमने कहा नहीं, इसी दफ़ा फ़ैसला होगा। क्यों? मेरे लिए ये बहुत अहम है कि अब फ़ैसला हो। आगे आ रहा है वर्ल्ड कप, जहाँ जो यहाँ फ़ैसला होगा उसका असर पड़ेगा उसके ऊपर। अगर यहाँ एक हाइब्रिड मॉडल इस्टेब्लिश हो जाता है कि ये कामयाबी के साथ हम ये कर सकते हैं, तो फिर वर्ल्ड कप के अंदर भी एक हाइब्रिड मॉडल बन सकता है। अभी वहाँ बात नहीं गई, मगर मेरे ज़हन में तो ये है कि अगर हम यहाँ कामयाब हो जाते हैं एक हाइब्रिड मॉडल, तो फिर हम आईसीसी को वर्ल्ड कप के लिए भी यही प्रपोज करें। लेकिन सेठी साहब, ये जो हाइब्रिड मॉडल की आप बात कर रहे हैं, वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि इंडिया इसलिए हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहा है। अगर उन्होंने एशिया कप किसी तीसरे मुल्क में खेला तो ये केस बहुत सॉलिड हो जाएगा। अगर वो हमारे पास खेलने नहीं आते तो फिर हम वर्ल्ड कप के मैचेस भी किसी तीसरे मुल्क में खेलेंगे जो शायद इंडिया को काबिल कबूल ना हो। देखिए बड़ा सिंपल सी बात है, बांग्लादेश साथ ही है। वहाँ कलकत्ता से बांग्लादेश की फ़्लाइट आधे घंटे की फ़्लाइट है। सेंट्रल इंडिया से भी बांग्लादेश जाना हो तो 40-45 मिनट घंटे की फ़्लाइट। वैसे ही इंडिया में जो वो मैचेस रखते हैं एक कोने से दूसरे कोने, वो 1.5 2 घंटे की फ़्लाइट तो वैसे ही हो जाती है। इतनी ट्रैवल करनी पड़ती है इसके अंदर वर्ल्ड कप के अंदर। उनके तो पता नहीं कितने सेंटर्स होते हैं। तो ये कोई इतनी इशू नहीं है कि अगर पाकिस्तान के मैचेस जो हैं वो मीरपुर पे हो जाएँ या ढाका में हो जाए, कोई इशू नहीं है। ये अभी हमने खड़ा नहीं किया इशू। हमारे जहन में ये ज़रूर है, जैसे आपने कहा इंडिया के जहन में भी होगा, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? वर्ल्ड कप तो हो जाएगा ना। क्या फ़र्क पड़ता है अगर ढाका में हो रहे हैं तो 4 मैचेस या 5 मैचेस या 6 मैचेस, और बाकी मैचेस जो हैं कोई कलकत्ते में हो रहा है, कोई मद्रास में हो रहा है, कोई चेन्नई में हो रहा है, कोई मुंबई में हो रहा है। आपने कौन सा रखा, श्रीलंका या बांग्लादेश या दुबई? अभी कोई नहीं रखा। इसकी वजह ये है कि आप तो कह रहे थे शेड्यूल भी देकर आए। शेड्यूल जो है न्यूज़ इसका, अच्छा, ये एशिया कप की मैं बात कर रहा हूँ। एशिया कप का जो है वो हमने अभी फैसला नहीं किया कहाँ करेंगे। वर्ल्ड कप का तो बात ये भी शुरू नहीं हुई, ठीक है। वो तो आईसीसी से बात करनी है। ये हो जाए तो फिर हम आईसीसी से बात करेंगे। इसलिए यहाँ ये है जी कि श्रीलंका चाहता है कि वहाँ खेले जाए। बांग्लादेश में बारिश हो रही है उस वक्त सितंबर अक्टूबर में, तो यूएई वाले बहुत सख्त ख्वाहिश है उनकी कि यूएई में हो। मस्कत वाले भी खड़े हो गए, वो कहते हैं हमारे यहाँ आके खेलें। उनके पास भी 1-2 स्टेडियम्स हैं। टेम्परेचर की इशू है। श्रीलंका में, नॉर्थ ऑफ श्रीलंका में 2 स्टेडियम्स हैं उनके पास। वो कहते हैं वहाँ बारिशें नहीं होती या कम होती हैं, तो वहाँ खेला जा सकता है। यूएई वाले कहते हैं हमारे यहाँ खेले, बारिश का तो इशू नहीं है। मगर यूएई में टेम्परेचर काफ़ी होता है, 40 डिग्री 41 डिग्री, मस्कत में 31-32 डिग्रीज। तो ये सारी चीज़ें घूम रही हैं। मगर ये बात तो उस वक्त आएगी ना, पहले इन प्रिंसिपल तो फैसला करें कि एक न्यूट्रल वेन्यू होगा, वो इस्टेब्लिश हो जाए, फिर हम बताएंगे कि हमारे हिसाब से कौन सा बेहतर है। सेठी साहब, इस तनाजुर में आखिरी सवाल और वो ये कि आपने स्टांस तो लिया है और पूरे पाकिस्तान की मीडिया ने, पाकिस्तान के एक्स टेस्ट क्रिकेटर्स ने, जो लोग क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, उन्होंने आपको बैक किया। बैक तो खैर जब से आपने मैनेजमेंट कमेटी का चार्ज लिया है
हर कोई जो है वो आपके गुण गा रहा है, तो आप हर शॉट मास्टर शॉट ही खेल रहे हैं। इवन आपने जो खिलाड़ियों को आराम कराया उस पर भी लोगों ने आपको सराहा। लेकिन इस वक्त जो गुफ्तगू हो रही है वो ये है कि असर रसूख भारत का एशियन क्रिकेट कौंसिल में भी है, आईसीसी में भी है, तो क्या पाकिस्तान कोई बहुत सख्त स्टांस लेने के लिए तैयार है? क्योंकि जो रेवेन्यू एशियन क्रिकेट कौंसिल का है, आईसीसी का है, वो हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। देखिए, दो इश्यूज़ हैं, आपने सही पहचाना। एक इशू ये है कि फाइनेंसिस, अगर हम एशिया कप नहीं खेलते तो हमें कोई $3 मिलियन का लॉस है। $3 मिलियन आजकल पौना अरब रुपया बनता है जी, पूरा अरब रुपया ही बन जाता है एक्चुअली। तो 1 अरब रुपए का लॉस है हमें वहाँ। अगर हम वर्ल्ड कप नहीं खेलते या बॉयकॉट करते हैं क्योंकि वो कहते हैं नहीं इंडिया में खेले या ना खेले, तो वहाँ फिर हमारे आईसीसी के साथ तल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, बिकॉज़ वहाँ भी इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत अहम है। तो इश्यूज़ तो बनेंगे। जहाँ तक फाइनेंसिस का मसला है, मेरा अपना मौक़िफ़ ज़ाती तौर पे वो ये है कि अब वक्त आ गया है। एक वक्त था कि हम बड़े डिपेंडेंट थे, आईसीसी के 4 पैसे आते थे तो पीसीबी चलता था, तो इसलिए हर बात माननी पड़ती थी। अब सूरत हाल ये है कि पीएसएल ने हमें अपने पाँव पे खड़ा कर दिया। जितने पैसे आईसीसी से आते हैं उतने पैसे हमें पीएसएल से भी मिल जाते हैं। हमने फ़ैसला ये किया है कि अगर $2-3 मिलियन लॉस भी होता है, मगर हमारी ऑनर और हमारी जो सियासी मौक़िफ़ है और आवाम की जो ख्वाहिश है, अगर उसको पूरा करना है, क्योंकि आवाम की ख्वाहिश तो ये है कि अगर वो नहीं यहाँ आते तो हम भी नहीं जाएंगे। ये तो मुझे पता है कि ये आवाम यही चाहेगी कि आप खड़े हो जाए। आवाम ये नहीं चाहेगी कि जी तुसी फिर लम्बे पै दो। इसलिए अगर ऐसी सूरत हाल है तो उसमें 1 अरब रुपया क्या है। तो मेरा तो यही फ़ैसला है कि अगर इंडिया न्यूट्रल वेन्यू हमें नहीं मिलता और वो इंसिस्ट करते हैं तो हम एशिया कप तो नहीं खेलेंगे। फिर आगे देखा जाएगा वर्ल्ड कप में जब बारी आएगी तो क्या होगा क्या नहीं होगा। एशिया कप के अंदर गवर्नमेंट का कोई ख़ास रोल नहीं है। वर्ल्ड कप के अंदर गवर्नमेंट का रोल है। इंडिया का यहाँ आना या ना आना इंडियन गवर्नमेंट का इशू है, हमारी गवर्नमेंट का इशू नहीं। हम तो कहते हैं आ जाएं। यहाँ से इंडिया जाना हमारी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे इंडिया की गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है जब वो यहाँ आते हैं। जब अगर वर्ल्ड कप में हमें अगर इंडिया जाना पड़ा तो हुकूमत की इजाज़त लेनी पड़ेगी। अगर हुकूमत कहेगी चले जाएं हम चले जाएंगे, अगर वो कहेगी मत जाएं तो हम कहेंगे न्यूट्रल वेन्यू निकालें, फिर हम वहाँ जाके। ठीक हो गया सेठी साहब, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था जो हमने आपके साथ रैप अप कर लिया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम अजीज सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब आ जाते हैं आपकी चेयरमैनशिप की तरफ। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि 120 दिन आपको दिए गए थे मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह की हैसियत से। ऑलमोस्ट तकरीबन वो अपने अख्तामी और मेरा ख्याल है कि शायद काउंटडाउन शुरू हो गया। अब वो आपके फुल फ्लैश बोर्ड कब रन करने के लिए जा रहे हैं आप? आपके गवर्निंग बोर्ड की क्या सिचुएशन है? डिपार्टमेंट क्रिकेट को आप लेकर आ रहे थे, रीजन के क्या मामलात हैं? कब तक आप जो है वो फुल टाइम चेयरमैन की हैसियत से टेक ओवर करने लगे? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 4 रीजन्स इलेक्टेड प्रेसिडेंट्स ने आना है और 4 नॉमिनेशंस आने हैं डिपार्टमेंट से। कोई 7-8 डिपार्टमेंट तैयार हो गए हैं, उनमें से 5 ने ऑलरेडी हमें ओके कर दिया है कि हम में से हम भेज रहे हैं अपने नॉमिनीज़। तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट की रिप्रेजेंटेशन बीओजी में तैयार है। रीजन्स में से भी 7 रीजन्स के इलेक्शंस हो गए हैं और हमने ऑलरेडी फ़ैसला कर लिया है मैनेजमेंट कमेटी ने कि उनमें से 4 लेने हैं हमने। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तैयार है। अब रह गया इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन। अभी तक इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन का शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ क्योंकि अभी भी 20 दिन पड़े हैं मैनेजमेंट कमेटी के, 18-20 दिन पड़े हैं। तो इस सूरत में अब इंतज़ार ये है 2 चीज़ों की कि प्राइम मिनिस्टर ने 2 नॉमिनीज़ देने हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर ने जब 2 नॉमिनीज़ हो जाएं और इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाए तो एक जज आर्बिट्रेटर देना होता है। वो होता ही है कि अगर जब इलेक्शन होती है तो उसमें अगर कोई चैलेंज आ जाए फ्रॉम विद इन द बोर्ड कि इलेक्शन ठीक नहीं हुई तो उसकी एक अपील होती है। वो अपील के लिए फिर 7 दिन चाहिए होते हैं, उसके लिए फिर एक और जज अपॉइंट करना पड़ता है। तो ये 2 चीज़ें अब प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट करनी है। तो मेरा ख्याल है कि अगले 7-8 दिन के अंदर अंदर ये सब मामला तय हो जाएगा और अगले 10-15 दिन में मैक्सिमम बोर्ड के इलेक्शन हो जाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अंदर से आप खुश हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने जब आप लंदन में उनसे मिले थे कहा गया कि जी बस हो गया सेठी साहब अब आ रहे हैं तब आ रहे हैं,
लेकिन रमीज़ हसन राजा साहब मौजूद रहे, पिचेस का जो मामला रहा, उसके अलावा क्रिकेट बोर्ड की गवर्नेंस के जो मामलात रहे, फिर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हम सीरीज़ हार गए, इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ हार गए, वर्ल्ड कप में हम फाइनल में हार गए। तो आपको लगता है कि जो हुआ ठीक ही हुआ, थोड़ा देर से आ गया? नहीं, देखिए बेहतर तरीके से हो सकता था। आपको याद होगा कि जब एक नई हुकूमत यहाँ आई थी, इमरान खान साहब जिस दिन इलेक्ट हुए, मैं रिज़ाइन कर दिया था क्योंकि मुझे एहसास था इस बात का कि PCB किसी गवर्नमेंट के सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकता। बहुत सी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। हर दूसरे दिन तो हम पहुँचे होते हैं गवर्नमेंट से कि जी ये सिक्योरिटी का ये मसला है, वीज़े का ये मसला है, ग्राउंड्स का ये मसला है, एडमिनिस्ट्रेशन का ये मसला है। तो मुझे इस बात का एहसास था क्योंकि मैं मीडिया में था तो मीडिया में इमरान खान साहब के जहन में ये था कि मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, मीडिया में हमें एक बैलेंस रखना पड़ता है मगर उनका ये जहन था और मुझे इस बात का एहसास था कि अगर मैं टिका रहा तो उन्होंने मुझे टिकने नहीं देना। आपने देखा पहले भी हुआ ना, आना जाना रहा, तो मैंने कहा वो ठीक चीज़ नहीं। तो मैंने रिज़ाइन कर दिया और मैंने खान साहब को पैगाम दिया कि अब आप जो चाहें कर लें। उन्होंने फ़ैसला किया कि मानी साहब को लाना है, तो वो ले आए। फिर उन्होंने एक और फ़ैसला किया कि जी सारा डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर भी चेंज कर देना है, वो भी उन्होंने चेंज कर दिया। साल लगाया और कुछ भी नहीं, यहाँ सारा कुछ लिम्बो में रहा। फिर जाके वो नई कॉन्स्टिट्यूशन ला के 2019 में वो भी चेंज कर दिया। फिर उसको एक साल और लगा, वो चल ही नहीं रही थी इनसे। फिर इन्होंने खुद ही करने शुरू कर दिया सारा कुछ जो कि प्राइवेट सेक्टर ने करना था। तो मतलब है कि वो सिस्टम भी नहीं चला और मानी साहब भी नहीं चल सके। फिर रमीज़ राजा साहब को वो ले आए, अपने बंदे को। रमीज़ राजा की विकेट आपने गिरा दी? मैंने नहीं गिराई मैंने नहीं गिराई। स्टम्प किया आपने, बोल्ड किया? नहीं, कुछ भी नहीं किया। मैं चुप करके बैठा रहा। मेरी ये उम्मीद थी कि अगर मियाँ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर मुझे चाहते हैं कि मैं वापस जाके वो काम जो मैं छोड़ आया था अधूरा उसको कंप्लीट करूं, तो बड़ा सिंपल थी चीज़। अच्छा, पिछली बार आपने मुझसे कहा था कि मियाँ साहब ने मुझे बुलाया ऐवान वज़ीर आज़म, उन्होंने कहा सेठी साहब टेक ओवर कर। वो तो इस बार आपकी ख्वाहिश थी या मियाँ साहब की ख्वाहिश? नहीं, देखिए इस वक्त ख्वाहिश तो ज़ाहिर है कहीं से आती है। अब बात यह है कि मेरा ये ख्याल था कि राजा साहब रिज़ाइन कर देंगे क्योंकि आई थॉट कि अब दैट्स द ऑनरेबल थिंग टू डू, और सही चीज़ भी है कि उसके बगैर चल नहीं सकता। तो जब उन्होंने नहीं रिज़ाइन किया तो फिर मेरे पास दो ऑप्शंस थे। एक ये था कि मैं गवर्नमेंट को कहता चले जी फिर जैसे छुट्टी कराई जाती है छुट्टी कराएं और मुझे इंस्टॉल कर दें, क्योंकि वो तो आईनी तौर पे बिल्कुल अलाउड है। ठीक। दूसरी ये था कि राजा साहब थोड़ा और झूले ले लें, देख लें क्या करते हैं, क्योंकि उनका ये मौक़िफ़ था जो कि पहुंचाया गया हुकूमत तक कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, फ़लानी टीम अगले दिन 10 दिन में आ रही है, वो डिसरप्ट हो जाएगी अगर मैं चला गया, वगैरह वगैरह। तो हर महीने वो कोई ना कोई बात चल पड़ती थी। तो मैं चुप करके बैठ गया। मैंने कहा चलो क्या फ़र्क पड़ता है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। तो फिर वही हुआ कि एक स्टेज ऐसी आई कि यही फ़ैसला हुआ कि अच्छा जी अब टाइम टू गो। तो अगर वो खुद चले जाते तो बेहतर था, वो खुद नहीं गए तो फिर फ़ारग कर दिया गया। तो ये चीज़ें होती हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ जब वक्त आता है तो खुद जाना चाहिए। सेठी साहब, वैसे तो ऑन एंड ऑफ आपसे मुलाकात होती रहती है, लेकिन चूँकि ऑन एयर इस वक्त हम हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2018 में आप इस क्रिकेट बोर्ड को छोड़कर गए, 2018 से 2022 तक इस क्रिकेट बोर्ड ने कहाँ से कहाँ तक का सफ़र किया, और आप दोबारा जाकर जब इस नशिस्त पे बैठे तो कितनी फाइलें ऊपर नीचे हो चुकी थी और कितना मैस क्रिएट हो चुका था? बहुत बड़ा मैस है जी। मैं अगर शुरू हो जाऊँ कि कितना बड़ा मैस है तो मतलब यही इस मुल्क में होता है। तो मैं दो टोक कह सकता हूँ कि कठपुतली चेयरमैन थे एहसान मानी, रमीज़ राजा नाकाम चेयरमैन थे। कि मेरे हिसाब से तो जो काम होने चाहिए थे वो सही तरीके से वो नहीं हुए, और ये सारा डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर चेंज करना, बाहर से लोग को इंपोर्ट करके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रखना, बड़ी बड़ी तनख्वाहें देनी और नए नए प्रोजेक्ट्स करने जो चल नहीं सके, कोई भी नहीं चल सकता इनका प्रोजेक्ट। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बंद, जो मैं चीज़ें शुरू करके गया था वहीं की वहीं खड़ी हैं। ये मुझे याद आया कि जब मैं 2013-14 में यहाँ आया हूँ तो यहाँ एक फॉरेन पवेलियन 8 साल से इनकम्प्लीट पड़ा था, एक ढांचा पड़ा हुआ था। हमने आके उसको चेंज करके टॉप आर्किटेक्ट्स लेके बनवा दिया। इसी तरीके के साथ कुर्सियाँ बनवाई, सब कुछ किया। और अभी आपसे आने से पहले अभी पूरी एक ब्रीफिंग हो रही थी कि पिंडी स्टेडियम के अंदर सारी कुर्सियाँ लगनी चाहिए, मुल्तान में कुर्सियाँ लगनी चाहिए, कराची में फॉरेन पवेलियन बनना चाहिए। ये सारा अभी ब्रीफिंग लेके आया और मैंने कहा गो हेड, पैसे मैं देता हूँ आपको, आप शुरू करिए सारा काम।
ये 4 साल पहले भी हो सकते थे, नहीं हुआ यहाँ कुछ भी। वो जो क्रिकेट चल रही थी, जो लोग एम्प्लॉयड थे, सारे फारग हो गए, कोई नया स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया। अब हमें फिर से जैसे कहते हैं ड्राइंग बोर्ड से शुरू करना पड़ रहा है। मैं आपको बताऊँ याया, मुझे लोग अगर आप पूछे कि चैलेंज जो 2013 में कोई चैलेंज इतना था ही नहीं जो स्वाई PSL, बाकी सब चीज़ें हस्बे मामूल चल रही थी। इस दफ़ा इतने चैलेंजेस हैं, इतनी चीज़ें जो चलनी चाहिए थी नहीं चली और बैठ गई हैं, उनको फिर से शुरू करना पड़ रहा है। इस दफ़ा चैलेंजेस 100 टाइम्स मोर देन द चैलेंज दैट आई फेस्ड इन 2013-14। और इसलिए कभी कभी मुझे खौफ भी आता है, यार इतना कुछ करना है यहाँ, 4 साल में वही कुछ नहीं है, पता नहीं क्या करते रहे हैं ये लोग। मगर मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज वहाँ लीगल चीज़ें बहुत सी हैं और ये बुरी बात है कि आपके प्रीडेसेसर्स जो हैं उनकी आप बुरी बातें करें। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बहुत कुछ हो सकता था जो नहीं हुआ। से आए हैं तो आपके हर फैसले को जो है वो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है। क्रिकेट के कॉर्नर से जो है तनकीद आप पे सच ऐसी हो नहीं रही, लेकिन ये जो मिकी आर्थर वाला मामला है इस पर लोग जो है थोड़ा आपसे इत्तेफाक नहीं कर रहे और उनका कहना यह है कि अगर ठीक है आप मिकी आर्थर को ला रहे थे 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर मिकी आर्थर डार्बीशायर नहीं छोड़ना चाहते तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, कोई फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं है कि आप डार्बीशायर से जो है मिकी आर्थर को पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो है अपॉइंट कर रहे हैं। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है कि ये जो फ़ॉरेन कोचेज़ आप लेकर आ रहे हैं, चले मिकी आर्थर तो आपके डायरेक्टर हैं, ये पाकिस्तान में रहेंगे, पाकिस्तान में वक्त गुजारेंगे, पाकिस्तान में गेम प्लान करेंगे या सीरीज़ ख़त्म हुई तो उड़ गए? मिकी आर्थर तो डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस, वो एशिया कप पे जो भी इंडिया का मैच होगा वो ही विल बी प्रेजेंट, और उसके बाद वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया वो फुल फ्लेज्ड साथ होंगे सारा वक्त। बाकी सारे फुल टाइम आ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि यानी सीरीज़ ख़त्म होने के बाद नहीं जाएंगे? नहीं, इधर रहेंगे बिल्कुल 100%। एंड व्हाट अबाउट यासिर अरफात? उनके हवाले से सुन रहे थे कि जी वो पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच होंगे। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मेरी कभी यासिर अरफात से ना बातचीत हुई है ना कोई खताबत हुई लेकिन है। मिकी आर्थर ने उनसे रब्ता किया, उनकी अवेलेबिलिटी पूछी, उनके साथ गुफ्तगू की, उनसे मुलाकात की। मिकी आर्थर ने मेरा ख्याल है 10-15 लोगों से गुफ्तगू की क्योंकि वो अपनी टीम बनाना चाह रहा था। तो सिर्फ उन्होंने यासिर से बात नहीं की, उन्होंने और लोगों से भी बात की और मैं उनके नाम नहीं लूँगा। किसी ने कहा नहीं मैं नहीं अवेलेबल, किसी ने कहा मैं अवेलेबल हूँ, मुझे इतने पैसे चाहिए। मुझे पूछा कि इतने पैसे अफोर्ड हो सकते हैं कि नहीं, मैंने कहा ये हमारा बजट है। ये चीज़ चलती रही है। अब 2-3 महीने तो हो गए इस चीज़ को, ये सारी बातें चलते हुए। तो इसीलिए कि उसने कुछ ना कुछ लोग सेलेक्ट किए हुए थे, या ये अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये। तो उसमें यासर को भी उसने कंसल्ट किया होगा या किया था, यासर का ये कहना है कि उसने किया। आपकी तरफ से कोई बात? मेरी तरफ से कभी कोई बात नहीं हुई यासर के ऊपर, क्योंकि मेरा एक मौक़िफ़ है कि अगर मैंने याया को टीम लीडर बनाया है तो फिर याया अपनी टीम इकट्ठी करेगा। मैं नहीं कहूँगा कि याया तुमने टीम बनाई है मगर अमजद भट्टी को भी बीच में डालो, मैं कभी नहीं कहूँगा। अगर आप कहेंगे कि मैंने ABCD की टीम ला रहा हूँ, इट्स योर, उसके बाद डिलीवरी आपने देनी है। तो मेरा कोई मदाखलत नहीं है, किसी किस्म की नहीं है। जब मैं चीफ सेलेक्टर भी लगाता हूँ तो मैं कहता हूँ नो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जाके अनाउंस करें, आप जाके देखें क्या होता है। जब कोई स्ट्रेटेजिक फैसला करना होता है तो मैं खुद आ जाऊँ। नजम सेठी साहब, इमरान खान साहब बड़ी तनकीद कर रहे थे जब आप माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आपने टेक ओवर किया, और जब इवन अब भी आपने मैनेजमेंट कमेटी की हैसियत से, चेयरमैन की हैसियत से जिम्मेदारियाँ संभाली, तब भी उन्होंने आप पर तनकीद की। लेकिन आजकल वो PCB के हवाले से ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे। एक जनरल परसेप्शन ये है कि जाकिर खान साहब जो 3 अप्रैल को रिटायर हुए, बहुत क़ुर्बत है उनकी इमरान खान साहब से, उनको आपने 1 महीने की एक्सटेंशन दी, तो ये गिव एंड टेक है? देखिए, खान साहब के साथ कोई गिव एंड टेक नहीं होती, वो सिर्फ टेक ही करते हैं, गिव शिफ्ट कोई नहीं करते, आपको भी पता है इस बात का। तो मेरी तो उनसे कोई रब्ता ही नहीं, ना ही उनकी तरफ से कोई पैगाम आया, ना ही मेरी तरफ से उनको कोई पैगाम नहीं है। तो ये तो क्लियर होगी बात। अब आइए जाकिर साहब की बात। ठीक है, वो रिटायर हो गए, 60 साल की उम्र होगी उनकी, रिटायरमेंट। 1 साल की एक्सटेंशन मैंने 1 महीने की एक्सटेंशन इसलिए दी है कोई न्यूजीलैंड टूर इस वक्त हेड ऑफ इंटरनेशनल, उन्होंने सारे प्रोग्रामिंग्स की हुई, FTP जो सारे बने हुए हैं जाकिर साहब। वही बात, इन द मिडल ऑफ समथिंग अगर आप कमांड चेंज कर दें तो बड़े प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। जाकिर के बड़े अच्छे तल्लुकात हैं इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड्स के साथ। तो मैंने ये सोचा कि अभी इस किस्म के फैसले का वक्त नहीं है, अभी किसी किस्म की डिस्टेबलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। मैं अगर उनको फ़ारग करता हूँ तो लोग कहेंगे विक्टिमाइजेशन की है, खान साहब की वजह से निकाल दिया। मैं रखता हूँ तो लोग कहेंगे कि खान साहब की वजह से शायद रख लिया। तो बेहतर यही है कि इस फैसले को मुलतवी कर दिया जाए उस वक्त तक जब तक मैं फुल कमांड ना हूँ, और फिर मैं अपने बोर्ड से पूछूँ।
और फिर मैं जाकिर को भी बैठाऊँ बुलाऊँ और पूछूँ कि आप किस किस्म की कंट्रीब्यूशन, अगर आपसे इंटरनेशनल अरेना हटाया जाए, किसी और को मैं लगाना चाहूँगा, तो क्या आप और कहाँ फिट हो सकते हैं। मेरा ख्याल है विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, मैं इसके सख्त ख़िलाफ़ हूँ, और इसीलिए मैंने किसी को निकाला नहीं है, सच ऑप्शंस दिए हैं। इस मुल्क में होता ही है, जो आता है वो विक्टिमाइजेशन की तरफ, इसको निकालो, वो मेरा बंदा नहीं है, ये फलाने का बंदा सेठी है, साहब, ये मैं फ़ैसला करूँगा अगले महीने। आपका क्रिकेट में जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो पाकिस्तान सुपर लीग है। इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के हवाले से आपके किरदार को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग, आप जिस तरह कह रहे थे कि अब मेरे पास एक ऐसा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को कुशन देने के लिए पाकिस्तान सुपर लीग की शक्ल में चीज़ मौजूद है कि अगर आईसीसी से हटकर भी हम चलने की कोशिश करें तो हम जो है वो सरवाइव कर सकते हैं। लोग ये जानना चाह रहे हैं 6 से 8 टीमें कब होंगी अगर आपने इसको इतना बड़ा ब्रांड बनाना है। तो ये भी कह रहे हैं कि जो आपकी फ्रेंचाइजीज़ हैं उनकी तरफ से बाउंडिंग है कि रमीज़ राजा साहब उनके साथ कोई बाउंड बनाकर चले गए कि 10 साल तक जो है वो 8 टीमें नहीं हो सकती। देखिए, मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट बड़े गौर से पढ़ा है, ऐसा है? ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें ये लिखा है कि आप और टीम्स नहीं ऐड करेंगे कि अगर उसके ऐड करने के साथ जो 6 फ्रेंचाइजीज़ हैं उनकी जो रेवेन्यू लॉस हो जाता है, मगर अगर हम उनका रेवेन्यू इंक्रीज़ कर दें तो फिर उनको कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। तो मैं ये इसी चीज़ के ऊपर होमवर्क कर रहा हूँ कि जब वो मेरा होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा तो हम फ्रेंचाइजी को बुलाएंगे, हम कहेंगे जी ये है, हम 2 टीमें ऐड करना चाह रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख देते हैं कि इस साल जितने पैसे आपको बने हैं इससे कम नहीं बनेंगे, इससे ज़्यादा ही बनेंगे। और अगर शॉर्टफॉल हो जाती है, क्योंकि बांटना पड़ता है ना जितना रेवेन्यू आता है, अगर 100 रुपये आते हैं 8 टीमों के और 90 रुपये आते हैं 6 टीमों के, तो 6 टीमों में 90 रुपये में हर एक का हिस्सा बढ़ जाता है, और 8 टीमें जब हो जाएं तो 100, तो वो कम हो जाता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप इंतज़ार करें, मैं आपको फॉर्मूला ऐसा दूंगा कि आपको पिछले साल से ज़्यादा पैसे। आपने एक मुश्किल फ़ैसला किया था 2016 में, जब कोई सोच नहीं रहा था, पीएसएल को आपने लॉन्च किया यूएई में। 2018 में जब आप बोर्ड को छोड़कर गए, 2018 से 2022 तक जो पीएसएल मुनक्किद हुए, आपके ख्याल में पीएसएल ऊपर गया या मानी साहब और रमीज़ राजा के दौर में पीएसएल भी डैमेज हुआ? देखिए, मैं तो समझता हूँ डैमेज हुआ है। अब उसमें कोई इनकॉम्पिटेंस थी या कोविड की वजह से 2 साल डिसरप्ट हुआ, होना नहीं चाहिए था। बबल ख़राब हो गया, सिक्योरिटी ठीक नहीं थी, हर किस्म के इश्यूज थे, इन्होंने नहीं हैंडल किए, सीधी सी बात। और अगर एक चीज़ चलती चलती रुक जाए गाड़ी और उसको फिर आप चलाने शुरू करें तो वो चीज़ बनती नहीं है ना, मोमेंटम नहीं बनता। 2 साल तो इन्होंने ज़ाया कर दिए। 1 साल ये लोग, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, दुबई चले गए और वो कोई हादसा हो गया इंडिया पाकिस्तान का, उनकी प्रोडक्शन कंपनी वॉकआउट कर दी। और इधर से कहते हैं कि हम इंडियन कंपनीज़ को के साथ काम नहीं करते, इंडियन कंपनी के साथ काम किया और वो शुरू नहीं हुआ और उठ के भाग गए, 24 घंटे का नोटिस नहीं दिया उन्होंने, तो फिर इन्होंने भाग दौड़ करनी पड़ी किसी और को इकट्ठा करना। तो इस किस्म की इनसे इनकॉम्पिटेंस तो हुई है। हाँ, मगर पीएसएल का जो ब्रांड है, हमने जब मैं आया हूँ यहाँ तो मैंने आके पूछा कि भाई 2 महीने रह गए हैं तो पीएसएल की क्या तैयारी है। आप यकीन करें या आई वाज शॉक्ड, कोई तैयारी नहीं थी। सिर्फ $1 लाख रखे हुए थे पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी के लिए। अब ओपनिंग सेरेमनी ऐसी चीज़ होती है जो लॉन्च करती है, अगर लॉन्च ही ठीक ना हो तो वो हाइप नहीं क्रिएट होती। वो मार्केटिंग के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक एक्साइटमेंट क्रिएट करें, माहौल चेंज करें कि आ रहा पीएसएल आ गया, स्टार्स आ गए। कुछ भी नहीं था, तैयारी नहीं थी। तो मैंने पूछा कि क्या हो रहा है, कहने लगे जी हमारे पास तो रिसोर्स भी नहीं, हमने तो बंदे भी मांगे थे, वो भी नहीं मिले। क्यों? कि जो फोकस था वो जूनियर लीग के ऊपर था, और जी पीएसएल होता रहेगा, जूनियर लीग हमने बनानी है। अच्छा, अब बात यह है कि फिर मुझे आके फिर वो देखना पड़ा, और फिर मैंने कहा कि ऐसे तो नहीं चलेगा। तो ये पीएसएल की रिवाइवल हुई है, और मैं समझता हूँ 4 साल किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी पीएसएल की तरफ। वो उसका एक अपना मोमेंटम था जिसकी वजह से वो चलता रहा, और क्योंकि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे ब्रॉडकास्ट के, तो वो नहीं था, मगर वो जो मोमेंटम था वो टूट गया था। और अब सब लोग मुझे यही कहते हैं कि जी जान आ गई पीएसएल में फिर से, तो जान डालनी पड़ती है। 2017 में पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी जीता, आप बोर्ड का पार्ट थे। जिस वक्त आप टीम छोड़कर गए इस वक्त पाकिस्तान ने 11 मुसलसल T20 सीरीज़ जीती थी। इस वक्त अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान टेस्ट रैंकिंग में नंबर 6 पर है, वनडे रैंकिंग में 5 पर है, T20 रैंकिंग में पाकिस्तान नंबर 3 पर है। और एक आम तासुर यह है कि एक मखसूस प्लेयर का बंच है जो पिछले 2.5-3 साल से इस टीम के साथ चल रहा है,
और टीम की परफॉर्मेंस जो है, अगर हम बात करें किसी टाइटल को जीतने के हवाले से, वो दिखाई नहीं दे रही। तो आप एज ए चेयरमैन इस बात से इत्तेफाक करेंगे? देखिए, मुझे भी बड़ी परेशानी थी कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो काम ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर मिकी आर्थर और ये टीम आ जाती है तो वी हैव अ वेरी गुड चांस। और मैं आपको बताऊँ, ये जो अफ़गानिस्तान का एक्सपेरिमेंट मैंने किया था, मैं समझता हूँ बड़ा कामयाब रहा है। उसकी वजह ये हमें कम से कम 2 लड़के तो मिल गए हैं। और फिर कुछ मेरा ख्याल है स्ट्रेटिजिक थिंकिंग भी हमारी जो मैनेजमेंट थी वहाँ टीम की, उनकी भी कमज़ोर रही कि पिच को रीड नहीं कर सके एंड सो ऑन। तो मगर बहुत कुछ सीखा है इन्होंने। उनमें से 2 लड़के तो हमने जो अनाउंस किए हैं वो तो प्लेइंग 11 में ही आ जाएंगे। तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। लेकिन सोशल मीडिया में तो ये बातें हो रही हैं कि आपने एक दबंग फैसला किया था, मास्टर शॉट खेला था, 5 खिलाड़ियों को यक जुम्बिश कलम से जो है वो आराम करने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन ये जो सीरीज़ है आपकी, ठीक है, वनडे सीरीज़ में तो बात समझ आती है, आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। T20 सीरीज़ में तो उनके ज़्यादातर प्लेयर IPL में खेल रहे हैं। यहाँ पर आप बजाय इसके कि तजुर्बात करते, आपने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को आजमाने का मौका जो है वो फराहम किया। इसका मतलब यह है कि आपने हथियार डाल दिए? नहीं, मगर मैं समझता हूँ कि इस वक्त आपकी टीम अगर उसको सही मैनेज किया जाए, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। प्रॉब्लम यह है पिचेस का। अब आपने देखा कि PSL के अंदर हमने पिचेस के ऊपर बड़ी मेहनत की, आते सार पिचेस को चेंज किया, और वो इसीलिए किया है कि अब हम थोड़ी सी तैयारी करें उन पिचेस की जहाँ जाके हमने आगे खेलना है। मिकी आर्थर को मैंने एक बात कही है, ये सारी जो इस वक्त सिलेक्शन हुई है, इसमें मिकी आर्थर की पूरी सपोर्ट है कि ये सही सिलेक्शन हुई है। और क्यों? ये हमने लेके जानी है आगे। हमें आगे एशिया कप पहला कदम, मगर असली हमारा जो टारगेट है वो वर्ल्ड कप है। दैट इज़ आवर रियल टारगेट। एशिया कप इज़ ऑल्सो नॉट आवर रियल टारगेट। टारगेट इज़ वर्ल्ड कप। सो ना, टारगेट तो आपका प्लेयर पावर भी है। प्लेयर पावर, मुझे तो लोग कहते हैं कि बड़ा प्लेयर पावर का इशू है। आप क्या कहते हैं? मुझे नहीं पता कि है कि नहीं है। मुझे सर, आपकी चुड़िया क्या कहती है? नहीं, मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत तो हमेशा हर जगह पे होता है, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है अच्छी खासी यूनाइटेड टीम है, और मिकी आर्थर जब आएंगे और उनकी टीम आएगी, ये बिल्कुल क्लिक करेगी। ये मैं आपको बता दूँ, मुझे बड़ा 100% यकीन है कि कोई प्लेयर पावर ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। तो ये बात दुरुस्त है कि फ्यूचर में आप पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के 3 अलग कप्तान देखना चाहते हैं? ये अगेन, ये आई विल बी गाइडेड। मिकी होपफुली वो सब चीज़ें समझता है, हारून भी समझता है, और भी लोग समझने वाले हैं। ये माहौल देखेंगे क्या है। कामयाबी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। अगर बाबर आजम कामयाबी हर फॉर्मेट में कामयाब है, तो उसको कौन हिला सकता? नहीं, लोग कहते हैं बाबर आजम इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो कामयाब हैं, लेकिन टीम की सतह पर अगर बात करें तो एज ए कैप्टन पाकिस्तान में 8 टेस्ट मैच खेले हैं, एक भी नहीं जीते। अगर आप उनकी परफॉर्मेंस की बात करें ICC रैंकिंग में, वो तो टॉप ऑफ द लिस्ट है, लेकिन पाकिस्तान टीम कहीं दिखाई नहीं दे रही। सही कहते हैं, इसमें सवाल खड़े हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर आप मुझे बताएं, इस दफ़ा अफ़गानिस्तान में भी तो सवाल खड़े हो गए थे। सवाल तो हमेशा खड़े होते हैं, जब हारते हैं ना तो सवाल खड़े होते हैं, अब जब जीतते हैं तो फिर सवाल नहीं खड़े होते। इसलिए ये न्यूजीलैंड जो टूर है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 2 टेस्ट हैं श्रीलंका में, वो टेस्ट के हिसाब से बड़े इंपॉर्टेंट है वो भी। एंड देन एशिया कप। तो मेरा ख्याल है हमें अपनी जजमेंट को होल्ड करना चाहिए। अभी हमने बाबर को कैप्टन बनाया है बहुत फॉर्मेट्स का, इसके बाद बैठ के देखते हैं। लेकिन सर, आपकी पॉलिसी भी बाबर आजम के हवाले से वाज़ेह नज़र नहीं आ रही। एक तरफ आप कहते हैं बाबर आजम पे मुकम्मल एतबार है, एतमाद है। तो अगर एतबार है, एतमाद है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए आप उनको कप्तान अनाउंस कर दें। आप तो सीरीज़ बाय सीरीज़ चल रहे हैं, इसका मतलब कि आप वेट एंड सी के साथ चलने के नहीं, देखिए, हर क्रिकेटर का यही होता है, परफॉर्मेंस सीरीज़। एक क्रिकेटर है 10 मैचेस खेलता है, 8 में फेल हो जाता है, तो वो बेचारे की क्या गुंजाइश रहेगी। इस टीम के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो कि टेक्निकली कैप्टन मटेरियल थे, टेक्निकली ज़ेन भी था, सब कुछ था, मगर परफॉर्मेंस नहीं रही, इवन एज बैट्समैन और एज बॉलर्स। तो देन वो रह जाते हैं फिर। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस पे ऊपर थोड़ी सी अभी सोच की ज़रूरत है। इंग्लैंड ने एक्सपेरिमेंट कर लिया है, डिफरेंट कैप्टन्स फॉर डिफरेंट टीम्स एंड डिफरेंट टीम्स। एक टीम खेल रही होती है एक जगह पे, दूसरी टीम कहीं और खेल रही होती है। हम शायद वहाँ तक नहीं पहुँचे अभी, बट हो सकता है वहाँ पहुँच। आप लेकर जाना चाहते हैं? नहीं, मुझे नहीं, आई एम नॉट श्योर। इस किस्म की जो क्रिकेटिंग फैसले हैं ना, ये मैं छोड़ देता हूँ एक्सपर्ट्स के ऊपर। मैं सुनता हूँ बात उनकी,
अब ये फॉरेन कोचेज़ आ रहे हैं, अगर ये कामयाब हो गए तो मुझे उनकी बात सुननी पड़ेगी। अगर वो कहते हैं कि जी नहीं ऐसे चलना है तो ऐसे ही चलेंगे। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में एजेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल है। एक एजेंट के पास बंच ऑफ प्लेयर्स मौजूद हैं और वो पाकिस्तान टीम में ग्रुपिंग के हवाले से, पसंद नापसंद के हवाले से अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कोई इसके लिए मैकेनिज़्म बना रहे हैं? मैंने भी ये बातें सुनी हैं, कोई मेरे पास एविडेंस तो नहीं है कि एजेंट्स जो हैं वो प्लेयर पावर को मिसयूज़ कर रहे हैं। सर, एक एजेंट तो आपका एक खिलाड़ी के खिलाफ कोर्ट में चला गया। ये चीज़ें हैं, हम देख रहे हैं इन चीज़ों को। ये भी हो सकता है कि जब बीओजी आ जाए और ये मामला सामने आए तो हो सकता है हम ये कहें कि इस पॉलिसी को भी देखना चाहिए कि क्या एक एजेंट कितने प्लेयर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें फिर देखेंगे इसको। सेठी साहब, आप कहते हैं कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेकर जाना चाहता हूँ। चीफ सेलेक्टर आपने हारून रशीद साहब को बनाया, उस पर भी बड़ी तनकीद हो रही है कि सेठी साहब ने अपने मनपसंद हारून रशीद साहब को जो है चीफ सेलेक्टर बना दिया। फिर आपने जूनियर सिलेक्शन कमेटियाँ बनाई, कामरान अकमल ने स्टेप डाउन कर दिया। अब आई डोंट नो उनका क्या स्टेटस है, लेकिन सुना है कि आप मुस्तकबिल करीब में सिलेक्शन कमेटियों में कुछ रद्दोबदल करना चाहते हैं। जी देखिए, हमेशा रद्दबदल होना चाहिए। अगर कोई एक चीज़ सही नहीं चल रही तो उसको ठीक करना चाहिए। हारून रशीद साहब की आपने बात की, जाहिर है कि मैं उसी को चीफ सेलेक्टर बनाऊंगा जिसके बारे में मेरे पास 2 पॉइंट्स मेरे में हों। एक ये कि वो कॉम्पिटेंट है, उसको क्रिकेट का पता है, डोमेस्टिक क्रिकेट का पता है, इंटरनेशनल क्रिकेट का पता है, एक्सपीरियंस है, पहचानता है लड़कों को सब। दूसरा ये कि मेरा कॉन्फिडेंस भी है उसमें। रेहान उल हक के हवाले से सुन रहे हैं कि वो पाकिस्तान टीम के नए मैनेजर होंगे और रेहान उल हक मैनेजर जो हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी हैं। और 2017 में आपके दौर में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था जब वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैनेजर थे। एट ए टाइम उनके 3 प्लेयर जो थे वो मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व हो गए थे। तो वो पाकिस्तान टीम के मैनेजर होंगे तो ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, उन्होंने भी अप्लाई किया, हमने मैनेजर के लिए भी पोस्ट दी है। होता ये है कि ये टीम एक बनती है, टीम का जो लीडर है वो हेड कोच होता है और कैप्टन, ये 2 लोग होते हैं, बाकी सारे जो हैं वो फिट होते हैं उसके अंदर। अब मिकी आर्थर साहब का ये प्रेफरेंस है कि रेहान के साथ वो काम करना चाहते हैं। अब पाकिस्तान टीम जब भी सेलेक्ट होती है, परफॉर्मेंस, फिटनेस, डिसिप्लिन, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी जो टीमें सेलेक्ट हुई हैं, क्या आप मुतमईन हैं फ़िटनेस क्राइटेरिया से? कोई फ़िटनेस टेस्ट इस टीम का हुआ है? और मुस्तकबिल करीब में क्या ये बात दुरुस्त है कि कप्तान जिसको चाहेंगे वही टीम में होंगे, कप्तान जिसको चाहेंगे वो टीम में? नहीं, ऐसे नहीं होता। कप्तान का बहुत बड़ा इनपुट होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मगर आई थिंक हेड कोच का बहुत बड़ा इनपुट होता है। पुराने ज़माने में तो मैनेजर का भी होता था। साइन तो आपने करने होता था? साइन मैंने ये किए, ऑन टूर जो होती है वो मैं नहीं साइन करता। ऑन टूर कैप्टन हेड कोच फैसला करते हैं और अनाउंस करते हैं, वो चेयरमैन की पोजीशन। ये जो 16-17 जो भी होते हैं ये और कोचेज़ वगैरह, ये इस पर मैं साइन ऑफ करता हूँ। सिलेक्टर्स करते हैं, कैप्टन मेरा, उस पर मैं अपनी राय लेके अपना नाम अनाउंस कर देता हूँ। सिलेक्टर्स ये लेके आते हैं, थोड़ा बहुत मैं पूछ करता हूँ यार ऐसे कैसे, मगर इंटरफेरेंस नहीं होती। जो ऑन टूर होती है वो कैप्टन एंड हेड कोच करते हैं। मुल्तान, पिंडी, कराची, लाहौर, मुस्तकबिल करीब में जो PSL होगा, कोई और स्टेडियम भी हम देखेंगे? 1 साल में तो कोई स्टेडियम नहीं बन सकता। मैं मगर आपको ये ज़रूर बताऊं कि इस्लामाबाद के जो CDA के चेयरमैन हैं और कमिश्नर हैं, चीफ़ कमिश्नर, उन्होंने मुझे कहा कि प्लीज़ जल्दी से यहाँ एक स्टेडियम इस्लामाबाद में बनाएं और मैं आपको जगह भी देता हूँ। तो मैंने कहा जी जैसे ही BOG बनता है, अगर मैं चेयरमैन बन गया तो मैं आऊँगा, मैं आपसे बात करूँगा, हमें जगह दें, हम स्टेडियम बना देंगे, कुछ करते हैं, ज़रूरत है। एंड व्हाट अबाउट पेशावर? पेशावर का स्टेडियम की बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि जब मैं यहाँ था तो मुदस्सर नज़र साहब हमारे हेड नेशनल एकेडमी, तो मुदस्सर को हमने भेजा KP कि वहाँ जाके गवर्नमेंट से बात करें कि ये जो स्टेडियम हमारे हवाले कर दें, ये उनका है, हमारे हवाले कर दें, हम इसको ठीक करके चलाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम खुद करेंगे। हमने कहा जी हमें ज़रूरत है, हम कर देते हैं, पैसे भी हम करते हैं, गिव इट टू अस। नहीं दिया। मैं कहा जी हमसे MOU कर लें, हम करेंगे, आप आके ओवरऑल उसको देख लीजिएगा कि ठीक है कि नहीं। वो दिन और आज का दिन है, कुछ नहीं हुआ, 4 साल हो गए। बहुत शुक्रिया नजम अजीज़ सेठी साहब हमें वक्त देने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम अजीज़ सेठी साहब की पाकिस्तान क्रिकेट के उमूर, एशिया कप, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टांस क्या होगा, इस तमाम सूरत हाल पर आपने नजम अजीज़ सेठी साहब की गुफ्तगू सुनी।
ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकती हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं इस इंटरव्यू के हवाले से। तो इजाज़त चाहेंगे आपसे, अगले प्रोग्राम तक के लिए स्पोर्ट की पूरी टीम के साथ अल्लाह हाफ़िज़।